सारा खेल अध्यात्म का जो खेल है उसमें सबसे प्रविष्ट और महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि कैसे दुखों की समाप्ति हो, या दुखों की समाप्ति हो भी सकती है या नहीं हो सकती, दुख है क्या और इसके प्रकार क्या हैं। पिछले 7 साल की रिसर्च में जो मेरा सेंटर पॉइंट है, मेरी आध्यात्मिक रिसर्च जो है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो दुख है। शुरू भी मैंने दुख के लिए किया था और इसको एकदम साइंटिफिकली मैं देखना पसंद करता हूं और मेरा माइंडसेट तर्क को साथ में लेके चलता है और पक्षपात नहीं करता है। कभी भी ये नहीं कहना होता है कि ये होता है और ये नहीं होता। अगर आप किसी चीज को साबित नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप उसको ध्यान में रख के ये कहें लोगों से कि ये दाएं भी हो सकता है और ये बाएं भी हो सकता है। ये नहीं कहना है कि बाएं ही है, क्योंकि तर्क कभी भी पक्षपात नहीं करता। 6 प्रकार के दुख होते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपने बताया कि मैं 4-5 महीने पहले की बात है तो 4 टाइप्स की सफरिंग मैंने बोली थी, लेकिन एक्चुअली 6 हो गई है। अब हो सकता है कल को 7-8 हो जाए, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हो भी सकता है बढ़ भी सकती है, क्योंकि जितना मैंने देखा है बारीकी से ऑब्जर्व करके उसमें मुझे 6 ही दिख रही हैं और आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली जो सफरिंग होती है वो होती है इंटेलेक्चुअल सफरिंग। ये सफरिंग जो होती है ये विचारों से होती है। विचार के अलावा इसका इमोशन से कनेक्शन नहीं है। मतलब इसकी जो जड़ है वो इमोशन नहीं। इंटेलेक्चुअल सफरिंग सिर्फ विचार से होती है, थॉट से। दूसरी प्रकार की जो सफरिंग है वो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है। अस्तित्व का दुख है ये। मतलब क्या, ये सफरिंग सब में कॉमन है, वो है अकेलापन। अकेलापन कभी भी विचार से नहीं होता। विचार हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेलापन रहेगा। ये दूसरे प्रकार की सफरिंग है, दूसरे प्रकार का कष्ट है। तीसरा जो होता है वो है सफरिंग विच इज इंड्यूस्ड बाय केमिकल सफरिंग। मन में हमारे रसायन होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनका बैलेंस होना जरूरी है, स्पेशली सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स का। और मेलाटोनिन भी इसमें शामिल होगा, जो कि मैं बात करूंगा बाद में। चौथी जो सफरिंग होती है, अभी मैं इन सबको विस्तार से एक बार टच करूंगा एग्जाम्पल के साथ। चौथी जो सफरिंग होती है वो होती है फिजिकल सफरिंग। ये सफरिंग शरीर से होती है, चाहे कोई सिकनेस हो, मसल टाइटनेस, जोड़ों की अकड़न, निद्रा, आलस्य, इन सब से सफरिंग होती है। मैस्टरबेशन। पांचवा जो है वो है, जो नया अब जुड़ा है रिसर्च में, वो है हैबिचुअल सफरिंग। ये सफरिंग होती है कोई आदत से, कोई आदत पड़ी हुई है, इसका विचार से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका विचारों से कोई मतलब नहीं है, इसका केमिकल से कोई मतलब नहीं है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंशियल अकेलेपन से कोई मतलब नहीं है। ये सफरिंग होती है हैबिचुअल सफरिंग। एक आदमी को हारमोनियम बजाने की आदत पड़ी हुई है, उससे हारमोनियम छीन लो, पागल हो जाएगा। एक आदमी को पढ़ाई करने की आदत पड़ी है, सट्टा लगाने की आदत पड़ी है, जुआ खेलने की आदत पड़ी है, एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस डेवलप करने की आदत पड़ी हुई है, गाना गाने की आदत पड़ी है, डांस करने की आदत पड़ी है, उसकी अगर आदत आप छोड़ दोगे तो पागल हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड सफरिंग।
because of habitual suffering. And last जो suffering है that is challenge suffering. ये जो suffering है ये एक पॉइंट आता है अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे आप टाइम और फाइनेंशियली आप फ्री हो जाते हो, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, फिर आपको पता चलता है यहाँ भी कुछ नहीं है, बर्बाद हो गए। इसके बारे में पहले मैं कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, कई बार इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो अब हम एक बार विस्तार से इसको देखते हैं। इंटेलेक्चुअल सफरिंग का एग्जाम्पल नंबर 1, आप 1.5 लाख की जॉब करते हो और आपने जॉब आपकी चली गई, तो अब वो विचार आ गया अंदर कि मेरा क्या होगा। ये विचार सफरिंग क्रिएट करता है। आपका ब्रेकअप हो रखा है, ब्रेकअप में आपसे जब मैं पूछ रहे हैं आप क्यों परेशान हो, तो आप बोल रहे हो मैं ब्रेकअप हो रखा है इसलिए परेशान हूं, जबकि हो सकता है कि प्रॉब्लम कुछ और हो। एक्चुअली आप इसलिए परेशान हो, जो कि ये कई केसेस में होता भी है, कि वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि उसकी बंदी को कोई और छू रहा है। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो मैं बैठा हुआ हूं, मुझे थॉट्स आ रहे हैं कि मेरी बंदी को कोई और छू रहा है इस वक्त, ये परेशान कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सफरिंग। A suffering which is created by thought, a suffering which is not connected with other realms, other dimensions, other things. This is purely connected with the thought. This is why you are overthinking. जॉब कैसे लगेगी, जॉब कैसे लगेगी, अरे जॉब नहीं लग रही, अरे पैसे नहीं है, अरे कर्जा चढ़ा हुआ है, अरे ये है, अरे वो, ये सब कुछ इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। अरे कल मेरे मीटिंग है, वहाँ पे टाइम नहीं हो पाया, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, उसने कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, कल मैंने ऐसा बिहेव कर दिया स्टेज पे, ये कर दिया, वो कर दिया यहाँ। ठीक है, ये सब कुछ इंटेलेक्चुअल सफरिंग है, सफरिंग विच इज क्रिएटेड बाई थॉट। सेकेंड टाइप ऑफ सफरिंग क्या है? अच्छा, इन सब सफरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, तो मैं आगे इसको कवर अप करूँगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक वेबिनार भी करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे parth.singh109@gmail.com मैंने दे रखा है, वहाँ पे भी मैं वेबिनार करने वाला हूँ इसके ऊपर, तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। ये जो भी कंटेंट है ये सब कुछ प्योरली ऑब्जर्वेशन करके निकाला जा रहा है, ये कहीं से पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि ये एक्चुअली है ही नहीं। आज तक किसी ने इसको बात ही नहीं करी इन सब बातों पे, और ये सब प्योर ऑब्जर्वेशन है जो माइंड के थ्रू मैं देख रहा हूँ। जैसा कि कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, वी नेवर रीड द बुक विच इज़ इनसाइड अस, वी रीड द वर्ल्डली बुक्स बट वी डोंट रीड द बुक इनसाइड अस। सो इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग इट यू विल गेट द कैटेगरी, आप कैटेगराइज करने लगोगे अलग अलग चीज़ों को। दूसरे टाइप की सफरिंग जो है वो है एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। ये सफरिंग अकेलेपन से होती है। अब आपकी जॉब गई हुई है, तो वहां पे विचार समस्या पैदा कर रहा है, साथ ही साथ आपको अकेलापन भी है। तो ये सफरिंग जो है ये जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक सफरिंग हो, 6 की 6 सफरिंग एक साथ हो सकती हैं आपको। ये बहुत खतरनाक चीज है। एक व्यक्ति है, उसका नाम, चलो लेट से शीर्षक नाम है। शीर्षक की जॉब चली गई, शीर्षक परेशान हो गया कि अब उसकी जॉब नहीं लग पाएगी, साथ ही साथ उसको अकेलापन लग रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अकेलापन विचार से क्रिएट नहीं होता है। कई लोग इसमें तर्क देते हैं कि हम ये जानते नहीं हैं कि हम कौन हैं, इस वजह से अकेलापन रहता है। बट ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करिए आप लोग, अकेलापन सिर्फ और सिर्फ ये समझ के नहीं खत्म होता कि मैं कौन हूं। अकेलेपन की सबसे बड़ी जड़ यह है कि माइंड को वो नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए, इस वजह से उसको अकेलापन हो रहा है। और वो क्या है? वो आता है केमिकल सफरिंग में, आगे थर्ड कैटेगरी। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है, इसको सेपरेट रखना जरूरी है बाकी सफरिंग से। इसका एक अलग पूरा वो है। इसमें 2 चीजें काम करेंगी, ज्ञान और साधना। यही 2 चीजें हैं जिससे आप
एग्जिस्टेंशियल सफरिंग को खत्म कर सकते हो, अकेलेपन को खत्म कर सकते हो। ज्ञान 20% है, 80% साधना है। क्योंकि जानने से कि मैं कौन हूं आपका अकेलापन खत्म नहीं होता, बेचैनी खत्म नहीं होती। यह मैं करके देख चुका हूं। आप सभी लोग कितने लोगों को सुन रहे होगे, लाखों लोगों को सुना होगा आपने, है ना। बट ध्यान दीजिएगा कि सुनने से कुछ नहीं होता है, तो ज्ञान से कुछ नहीं होता। सुनना क्या है? ज्ञान है। आप मेरा हु एम आई का लेक्चर उठा के देख लो तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे सफरिंग थोड़ी खत्म हो जाएगी। सफरिंग की जड़ है। अगर वो केमिकल सफरिंग से निकल के आ रहा है तो केमिकल सफरिंग की प्रॉब्लम होती है। अब हम आगे चलते हैं केमिकल सफरिंग के ऊपर। केमिकल सफरिंग में आपका जो माइंड में हार्मोनल लेवल है, स्पेशली सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के ऊपर मैं बात करूंगा, और एंडोर्फिन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। सेरोटोनिन एक मूड एनहेंसर है, मूड रेगुलेटर है। मूड कैसा है ये सेरोटोनिन डिसाइड करता है। मेलाटोनिन जो है वो साधना के समय निकलता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, आप इसके ऊपर रिसर्च है, पढ़ के देख लीजिएगा। मैंने खुद अपने अंदर ये देखा है कि साधना के बाद की जो शांति है, जो मजा है, जो प्लेजर है, वो सोने के बाद नहीं मिलता है, वो कुछ और करने के बाद नहीं मिलता। तो इसका मतलब कुछ सीन चल रहा है अंदर, और हमने कई बार देखा है। ना सिर्फ मेलाटोनिन जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, इसको ना सिर्फ रिलीज करने से शांति खत्म होती है, इसको रिलीज करने से आदमी के अंदर बल आता है, स्ट्रेंथ आता है, विल पावर आता है। ऑब्वियसली उसमें इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं, बट कहीं ना कहीं ये होता है। आपके अंदर एक ताकत आती है, एनर्जी आती है, क्योंकि एनर्जी जब बढ़ती है शरीर में तो आपको मरने से भी डर नहीं लगता, आप लड़ सकते हो। लेकिन अगर एनर्जी डाउन है तो आपको सफरिंग होती है। तो दूसरी सफरिंग जो है वो है एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। ये होती है अकेलेपन से। ठीक है, अकेलापन कैसे होता है? गलत आइडेंटिफिकेशन से, और ब्रेन में जो हार्मोन है स्पेशली मेलाटोनिन वो नहीं होता। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग खत्म करी जा सकती है। थ्रू आउट द लाइफ आप इसको खत्म कर सकते हो। तीसरा जो है वो केमिकल सफरिंग है। सेरोटोनिन लेवल जो है उसको बढ़ाने के लिए आपको 2 चीजें करनी है, स्ट्रेच करना है, मेडिटेशन करना है, और जिम करना है। इन तीनों में से आप कुछ भी करोगे हो जाएगा। स्पेशली साधना करते वक्त सबसे ज्यादा सेरोटोनिन और मेलाटोनिन रिलीज होता है। इनफैक्ट मेलाटोनिन बनने के लिए सेरोटोनिन का जनरेट होना पहले जरूरी है। इसके बारे में आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा इंटरनेट पे। पीनियल ग्लैंड जब मेलाटोनिन बनाता है तो सेरोटोनिन खुद ब खुद पहले बनना जरूरी होता है। तो मेला और सेरा ये दोनों ही जरूरी हैं माइंड को खुश रखने के लिए। एक बार माइंड खुश हो गया आपका, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वो चीजें करता है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। इसको बोलते हैं राग द्वेष से मुक्ति। हम लाइक्स एंड डिसलाइक्स में फंसे रहते हैं। जीवन में हर चीज की डाइवर्सिटी रखना जरूरी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ म्यूजिक पकड़ लिया, अब मैं सिंगिंग करूंगा, अब मैं पढ़ाई करूंगा और कुछ नहीं मुझे पसंद है। नहीं, मेरे लिए सब कुछ सामान्य है। मुझे लगता है हर चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ म्यूजिक करो, ये करो, वो करो, व्हाटएवर। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। चौथे प्रकार की जो कष्ट है या दुख है वो है द सफरिंग विच इज क्रिएटेड बाय फिजिकल बॉडी। नाउ दिस फिजिकल बॉडी which is responsible for suffering. It can be a sickness, it can be fever, it can be a symptom, any kind of symptom, let's say nausea, पेट खराब है, vomiting. Then further if you see the category, it can be due to sedentary lifestyle. What is a sedentary lifestyle? सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक ऐसी लाइफस्टाइल है जहां पे आप बैठे रहते हो और भोग विलास करते रहते हो। आप खाते रहो, निकालते रहो, खाते रहो, निकालते रहो, खाते रहो, निकालते रहो, आगे पीछे से खाओ
आगे पीछे से निकालो, खाओ आगे पीछे से निकालो, खाओ, यही चल रहा है। ऑफिस जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, शाम को आओ, हिलाओ, सो जाओ, फिर मैगी बना के खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, जिम मत करो, एक्सरसाइज मत करो, योगा मत करो, कुछ मत करो। तो उससे क्या होगा, शरीर आपका परेशानी बनता है इसमें, इस कैटेगरी में। वो कैटेगरी क्या है, फिजिकल सफरिंग। इस कैटेगरी में जो परेशानी बनता है वो शरीर बनता है। पहले में विचार बनता है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग में विचार परेशानी बनता है, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग में आइडेंटिफिकेशन परेशानी बनती है, पहचान। आपसे पहले बोलेंगे पहचान क्या, आप कहोगे आधार कार्ड पे पढ़ लो। तीसरे नंबर पे आपका जो है वो है केमिकल सफरिंग, मतलब क्या, एक हार्मोन परेशानी बनता है, एक या अनेक हार्मोन, 2-3 हार्मोन हो सकते हैं। चौथा जो है वो फिजिकल यानी शरीर परेशानी बनता है। पांचवा जो है वो अब नया आया है रिसर्च में, जिसको मैंने डालने की कोशिश करी है। हैबिचुअल सफरिंग क्या होती है, आपको किसी चीज की आदत पड़ी हुई हो, कुछ भी हो सकता है, सुबह चाय पीने की आदत है, आप देखोगे क्योंकि चाय पीना एक छोटी चीज है तो आपको एजिटेशन होता है और उल्टा सीधा लगता है, अच्छा नहीं लगता। पर लेट से आपको सिगरेट की आदत लगी हुई है, तो अब ये हैबिट अगर छूटेगी तो इससे जो कलम लगेगी या जो अटैचमेंट आएगा या जो एडिक्शन होगा या कह सकते हैं कि क्रेविंग होगी, ये क्रेविंग सफरिंग क्रिएट करती है। इसी में अगर हम देखें, अगर आपकी गाना गाने की आदत है तो आप देखोगे कि गाना गाने की आपकी वासना बन जाती है। ये तो गाना गाने की अगर आदत है, गाना गाने का डिजायर है, अगर वो छीन लिया गया, इसकी आदत पड़ी हुई है, तो उससे दिक्कत हो जाती है। जैसे कि कई लोगों का बचपन से गाना गाने की आदत थी, बड़े होकर सिंगर बनना था, लेकिन फिर उस लड़की की शादी करा दी गई, अब उसके बच्चे हो गए हैं, उसके अंदर एक क्रोध है। वो जो क्रोध है, वो क्रोध उसको खुद नहीं पता है कहां से आ रहा है। तो अगर डिजायर एक्सप्रेस नहीं होता है और डिजायर को आपने सप्रेस कर दिया, तो डिजायर अंदर क्रोध पैदा करता है। वो क्रोध जो है वो हैबिचुअल सफरिंग की वजह से होता है। हमारे अंदर हैबिट्स हैं, हमें सुबह उठना, चाय पीना है, हमें रोज जिम जाना है। कई लोग तो अभी कोरोना में जिम नहीं जा पाए, तो वहां पे लोगों ने सिलेंडर उठाने चालू कर दिए, तो सिलेंडर उठा रहे थे लोग, तो इस तरीके से एडिक्शन हो गया था जिम का। तो हमारे एडिक्शन से सफरिंग होती है। वो एडिक्शन बिजनेस खड़ा करना भी हो सकता है, वो एडिक्शन मोटिवेशनल स्पीचेस भी हो सकते हैं, वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मोटिवेशन स्पीच देखने की आदत है और नहीं दिखाया आपको, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको नमक ज्यादा खाने की आदत है, खाने में नमक कम डाल दो, तो आप कहोगे यार ये क्या खाना बना है, मुझे नहीं, मजा नहीं आ रहा, चाय में चीनी कम है ना। तो ये सब चीजें आ गई आपकी इसमें सिर्फ खाना पीना नहीं आ गया, इसमें सतोगुण भी आ गया, रजोगुण भी आ गया, तमोगुण भी आ गया, तीनों आ गए। आपकी योगा करने की आदत बनी हुई है, तो वो सफरिंग क्रिएट करती है। उतनी नहीं करेगी जितना रजो और तामो करेंगे। मतलब क्या, क्रिएटिव अगर आपको कुछ सोचने की आदत है या फिर आपको खाने पीने की आदत है, तो ये सब इतना क्रिएट नहीं, लेकिन योगा मेडिटेशन इतना नहीं करेगा आपका। अब आते हैं लास्ट जो सफरिंग है, वो है चैलेंज। जब मेरी लाइफ में एक पॉइंट आया था जहां पे मेरे पास काफी पैसा था और मैं मतलब आराम से रहता था और घूमता था, सब कुछ था, आत्मज्ञान भी प्राप्त था, सब कुछ था, मतलब दिमाग में चला के रखता था सब कुछ और सही था सब कुछ। लेकिन तो मैंने एक चीज नोट करी कि ये जो लाइफ है इसका मतलब क्या है, इस समय को अब मैं लगाऊं कहाँ। समय तो आ गया मेरे पास, इस समय को मैं लगाऊं कहाँ। तब मुझे समझ में आया कि इससे भी कुछ नहीं होता है, ये भी एक सफरिंग क्रिएट करता है कि मैं अपने समय को लगाऊं कहाँ। भाई क्या करें इस समय का, पूरी जिंदगी लग गई समय बचाने के लिए, अब समय बचा लिया हमने, अब हम फाइनेंशियली फ्री हो गए, अब इसको हम करें कहाँ, क्या करें इसका भाई। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई कुछ नया करने की, सोचने की, आपसे बात करने की, और कुछ मैंने कहा कि अब अगर करना ही है तो बड़ा करते हैं कुछ मटेरियल वर्ल्ड में। तो अब मेरी वहां से आज भी, अगर आप मटेरियलिस्टिक मेरे को देखोगे तो मेरी बहुत बड़ी अप्रोच है।
मैं कोई छोटा मोटा अप्रोच नहीं लेके चल रहा हूँ सीखने के लिए, क्योंकि करोगे क्या और क्या करोगे? हर चीज़ तो लूप में घूम जाती है, हर चीज़ तो परिक्रमा चक्कर लगाती, गोला लगा रही, हर चीज़ तो चक्कर लगा रही है आपका। देखो अगर आप ध्यान से, तो आपका रूटीन तो सेम हो जाएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ म्यूज़िक में नहीं करना है, क्योंकि मैं 15 साल से म्यूज़िक में हूँ। मैं मार्केटिंग भी सीखना चालू किया, क्योंकि इट वॉज नीडेड ऑल्सो, बट धीरे धीरे मज़ा आना चालू हो गया। फिर मार्केटिंग में नई नई चीज़ें पता चली। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मार्केटिंग में आपको बड़े अच्छे से पता चलेगा, आपके परकच्चे हिल जाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी खतरनाक बताई गई है। वहाँ से जो मुझे चीज़ें पता चली हैं, जो इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड से हम डिसीजन लेते हैं, वहाँ से मेरे को पता चला है। ये कई लोगों को नहीं पता होगा कि इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड के बीच में डिफरेंस क्या है। मैक्सिमम लोग जो चीज़ें खरीदते हैं वो इमोशनली खरीदते हैं और लॉजिकली बात करते हैं। जैसे अगर आप आईफोन खरीद रहे हो, तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मैंने स्टेटस के लिए लिया है। आप हमेशा ये बोलोगे कि कैमरा अच्छा है, लैग नहीं करता, हैंग नहीं होता है, कैमरा अच्छा है और रीसेल वैल्यू अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा। आप लॉजिकली लेबल करोगे उसको। अगर आप 5,000 की एक जीन्स लेके आओगे ना, और मम्मी आपसे बोलेगी कि इतना महंगा क्यों खरीद लिया, 1,000 की यहाँ मिल जाती, तो आप बोलोगे कपड़ा अच्छा है, जबकि कपड़ा अच्छा नहीं है। वो सेकेंडरी टर्शरी प्रॉब्लम है। प्राइमरी आपने इसलिए खरीदा है बिकॉज आपको ब्रांड दिखाना है, आपको ब्रांडेड, आपको अंदर से एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आती है ब्रांडेड चीज़ें लेके। आप पागल हो जाते हो, पैसे को वेस्ट करना चाहते हो। आप घर में पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हो, इलेक्ट्रिक चेयर और ये सोफ़ा और ये पता नहीं क्या क्या, बड़े बड़े सोफ़े जो 50-50 हज़ार, लाख लाख, 1.5 लाख रुपए के सोफ़े ला रहे हो। फिर बोल रहे हो इसकी वुड अच्छी है, ये वो वाले पेड़ से बना है, और ये जो पेड़ है वो एकदम अलग पेड़ है। आप लेबल करोगे हर चीज़ को, ये मजबूत है, ये चलेगा, इसका कपड़ा अच्छा है, ये फालतू की बातें। जबकि बात यह है कि आपने खरीदा इस वजह से है क्योंकि आप इमोशनल बायर हो, और 90% जनता जो है वो इमोशनली खरीदती है। तो ये जब मुझे पता चला ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मतलब ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये लोग इमोशनली खरीदते हैं, तो इमोशनली लाइफ के बाकी की डायमेंशंस जो हैं उसमें भी तो ये लोग इमोशनली डिसीजन लेते होंगे। जब मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर जगह, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ हो, कहीं भी हो, सब जगह लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं। जैसे शादी की जल्दी पड़ी, जल्दी जल्दी शादी कर लिया, फिर पता चला कि लड़की पट नहीं रही है, इमोशनल डिसीजन है ये। ठीक है, खाना खाने का मन कर रहा है, अच्छा, लेकिन पिज़्ज़ा का याद आ रही है तो पिज़्ज़ा खा लिया, फिर उनको रिग्रेट हो रहा है अरे पिज़्ज़ा खा लिया। तो इमोशनल हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं हो रहा है, हर जगह इमोशनल हो रहा है। और हम लॉजिकली लेबल करते हैं हर चीज को। हमारा माइंड कहता है भाई 120 पे मत चला, 120 की रफ्तार पे बाइक मत चला, लेकिन हम चलाएंगे 120 पे, हम 110 पे चलाएंगे, 140 पे चला रहे हैं। और क्योंकि रश है, एक थ्रिल है। स्पीड इज थ्रिलिंग बट इट इज किलिंग। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग, लाइक ये भी होता है। तो एनीवे, मतलब मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये 6 प्रकार की सफरिंग होती है। अभी जो सफरिंग है, पहली है इंटेलेक्चुअल सफरिंग, दूसरी है एग्जिस्टेंशियल, केमिकल, फिजिकल, हैबिचुअल और आपका चैलेंज। ये 6 प्रकार की कारण होते हैं दुखों के। दिस इज द 6 कारण, 6 कॉजेज फॉर सफरिंग। ये 6 प्रकार के कारण होते हैं, और भी होते होंगे, पर जितना अभी मेरे को दिख रहा है उतना होते हैं। इसमें हर चीज को अगर आपको कैटेगराइज करना आ गया, तो अब टैकल अलग से करोगे आप, अप्रोच अलग होती है। अगर आप इंटेलेक्चुअल सफरिंग से पीड़ित हो, तो आप एग्जिस्टेंशियल सफरिंग के फंडे वहां नहीं लगाओगे। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अरे यार, जॉब चली गई मेरी, तो मैं मेडिटेशन कर लेता हूं। अरे जॉब से मेडिटेशन का क्या मतलब है? एक मेरा दोस्त था, वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, मैं मेडिटेशन बताऊं, मेरे को कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए?
मैंने कहा मेडिटेशन से कुछ होगा ही नहीं। कह रहा क्या बात कर रहे हो, तो फालतू की बातें हैं। फिर मैंने कहा हाँ सब फालतू की बातें हैं। मैंने कहा मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, लड़की छोड़ के गई है ना, रो बैठ के। इसको हैबिचुअल सफरिंग में भी आता है। आपको लड़की चली गई छोड़ के आपको, तो अब लड़की से आप हैबिचुएटेड थे, अब लड़की आप दिक्कत हो रही है आपको, तो ये हैबिचुअल सफरिंग है। लेकिन लेट्स से कि आपके अंदर ये माइंड में बार बार आ रहा है कि वो लड़की अभी एक जो नया बॉयफ्रेंड है उसका, जो कि मेरा दोस्त है या नहीं भी है व्हाटएवर, उसके साथ सो रही है। ये थॉट अगर परेशान कर रहा है तो ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग हो गई, क्योंकि हैबिचुअल के साथ साथ इंटेलेक्चुअल, ये साथ में भी हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा 6 सफरिंग एक साथ हो सकती है आपको, इसीलिए तो इतना खतरनाक ये डेंस है, इसीलिए तो इतना आदमी पागल हो जाता है। इनफैक्ट 6 प्रकार के क्रोध भी इसी वजह से होते हैं। जो क्रोध है वो भी उसके 6 कारण है। यही कारण है, आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सो रही है, यही है। वो गुस्सा भी आ रहा है, आपको सफरिंग भी हो रही है, आप रो भी रहे हो। अगर आप देखो आदमी जब रोता है तो उसी वक्त गुस्सा भी आ रहा होता है, कई बार ऐसा ओवरलैप हो जाता है। क्रोध में आदमी रोता भी है, मारता भी है, रो के मार रहा है, और रो भी रहा है और गुस्सा भी कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा ये होता है, ये ओवरलैप करते हैं हमेशा, क्रोध और क्राई, और या क्रोध और लेट्स से व्हाट टू डू, सैडनेस और व्हाटएवर, वीपिंग, व्हाटएवर। सो इंटेलेक्चुअल सफरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग, बिकॉज इसमें बहुत सारे अलग अलग सोच हैं, थॉट्स हैं, जो हमने हर चीज के गलत थॉट बना रखे हैं अपने माइंड में। तो एक एक थॉट को उठा के उसका काउंटर थॉट क्रिएट करना होता है, उसको समझाना होता है, उस थॉट का काउंटर बनाना होता है आपको। तो लोग कहते हैं कि कैसे करें, मैंने कहा ये मत करो, आप क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन पे फोकस करो अपने आप। ये तो कैटेगरी आपको हेल्प करेगी। अगर कोई भी दुख हो रहा है तो पहले ये देखो कि वो दुख हो क्यों रहा है। क्या वो दुख इस वजह से हो रहा है कि मैं अकेला हूं कमरे में, या वो दुख इस वजह से हो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और छू रहा है, या मेरी पत्नी की मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसकी शादी हो रही है, क्या इस वजह से सफरिंग हो रही है? किस वजह से सफरिंग हो रही है? क्या उसके आपकी आदत पड़ी हुई है? कई लोग कहते हैं कि आज से कुछ 2-3 साल पहले की बात है, मेरा ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के शुरू के 4-5 महीने तक इनएविटेबल अटल दर्द हो रहा था। मैं कुछ भी कर रहा था, दर्द हो रहा था। जिम जाता था, डांस क्लासेस जाता था, वापस आता था, रोता था। ये हो रहा था, बहुत बहुत दुख हो रहा था, मतलब दिमाग खराब हो गया था, और दिल में धड़कन हो रही थी, और रात में दिल में चुभता है, रात में ऐसा लगता है जल रहा है, कुछ कोयला वोयला दिल में डाल दिया है। तो वो अनाहता चक्र पे सब कुछ फोकस हो जाता है इस वजह से। एनीवे, लॉजिक था ये उसका। तो मैं आई वॉज जस्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग। आई रियलाइज समथिंग, क्योंकि आई वॉज अ ऑब्जर्वर ऑल्सो, जो भी हो रहा है उसको देख रहा था मैंने एक चीज रियलाइज करी कि ब्रेकअप के 4-5 महीने बाद, 4-5 महीने तक आपको रोना ही रोना है। ये हैबिचुअल सफरिंग है। 5 महीने बाद जब उसकी हैबिट ऑटोमेटिक छूट जाती है, तो अब अगर आप रो रहे हो अगले 5 महीने तक, तो ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग है, क्योंकि आपने शायद अपने मन में यह बना रखा है कि वो स्पेशल है। अब ये थॉट आपको बार बार उसके बारे में सोचवाएगा, उसके साथ जो टाइम बिताया था वो इमेजिन कराएगा। तो इससे क्या होगा? आपका कॉन्टैक्ट उससे टूटा नहीं। ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। आप उसकी पिक्चर सोच सोच के इमेजिन कर रहे हो, उसकी आवाज सोच रहे हो, उसके साथ जो टाइम बिताया यहां वहां हर जगह, वो सब सोच। दिस इज इंटेलेक्चुअल। सो शुरू के 4-5 महीने में दैट वॉज हैबिचुअल सफरिंग, बिकॉज यू आर हैबिचुएटेड टू दैट पर्सन। तुम्हें उस बंदे की आदत पड़ी हुई थी। लेकिन 5 महीने बाद ऑटोमेटिक नेचर ने आपको बाहर निकाल दिया। नेचर का अपना वो होता है हील करने का टाइम। कहते हैं टाइम हील्स ऑल वुंड। इट्स नॉट टाइम, इट्स द नेचर। दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। 6 महीने बाद आप फिर भूल नहीं पा रहे हो उसको।
यहां से आपकी इंटेलेक्चुअल सफरिंग चालू हो रही है। एक बार मेरे पास केस आया, उन्होंने मेरे को बोला कि पार्थ, मेरी शादी हो गई है पर मेरा जो बॉयफ्रेंड है मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा हाँ, बॉयफ्रेंड को, मेरा पति वैसा नहीं है जैसा वो था। मैंने कहा इस बात को कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए। मैंने कहा आपकी शादी को 2-3 साल हो गए। मैंने कहा आप 3 साल से एक ही बंदे के बारे में सोच रही हो और आपका पति घर में बैठा हुआ है। बोलती हाँ यही हो रहा है, क्या करें? मैंने कहा कुछ करना नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। आपने पकड़ के बैठा, मैं बता रहा हूं क्यों पकड़ के बैठा। आपको लगता है वो स्पेशल था, आपको लगता है कि उसके बराबर आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। आपको उससे जो एक्सपीरियंसेस मिले, उस बंदे से जो एक्सपीरियंसेस मिले, आपके पति से वो आपको मिले नहीं। आपको उन एक्सपीरियंसेस की आदत है, उन अनुभवों की आदत है। द वे ही यूज्ड टू होल्ड यू, द वे ही यूज्ड टू वॉक विद यू, द वे ही यूज्ड टू सी यू, लिसन टू यू, टॉक टू यू, touch you, feel you, understand you, think about you, whatever. The way he used to do things, your husband is not doing. So you have compared, तुलना कर रही हो तुम अपने बॉयफ्रेंड की और अपने करंट पति की। तो बोलती है कि हाँ कह सकते हो आप। मैंने कहा बिकॉज यू हैव दिस इन द माइंड कि ये लड़का मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम था, मेरे जीवन का सबसे अच्छा टाइम था ये। तो बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो क्या करें? मैंने कहा आप पॉजिटिव पे क्यों फोकस कर रहे हो? आपको इस पूरे मूवमेंट को पहले देखना है, नेगेटिव पे फोकस करो। जब लड़की छोड़ के चली जाए तो लड़के के बारे में नकारात्मक बात करनी चाहिए। ध्यान से सुन लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब लड़का या लड़की व्हाटएवर छोड़ के चला जाए तब नकारात्मक बात करनी चाहिए, और जब लड़का और लड़की आपके साथ हो तब आपको सकारात्मक क्वालिटीज के बारे में उसकी बात करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? जब हम लोग साथ में होते हैं तो हमको कमियां दिख रही होती हैं, और जब हम दूर होते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां दिखती हैं सिर्फ। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, शिल्पा नाम था उसका। मैं आपको विश्वास नहीं कर सकता, वो लड़की, हे भगवान, फर्स्ट ईयर में उसने एक बंदे को डेट किया, प्यार व्यार जो भी था। थर्ड ईयर तक आते आते वो लड़की चौथे बॉयफ्रेंड पे थी। एक दिन मेरे साथ दारू पी रही थी, कहती है कि पार्थ, जो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था ना, एटलीस्ट वो ये तो नहीं करता था जो अभी मेरा चौथा कर रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रही हो? कहती हाँ, ये जो मेरा अभी करंट ये जो है ना बंदा, जो मेरा बॉयफ्रेंड है यार, ये वैसा नहीं है जैसा वो पहले। एटलीस्ट पहला वाला तो ये नहीं करता था ना, एटलीस्ट पहला वाला तो वो नहीं करता था। मैंने कहा ये सब तू उस वक्त क्यों नहीं देख रही थी? अंदर मन में बोला, मैं उसके सामने नहीं बोला, मैं बस देखता रहता हूँ नॉर्मल जिंदगी में। मैंने कहा कि ये सब आप उस वक्त क्यों नहीं कर रही थी भाई? क्यों नाटक कर रही थी? जब आप रिलेशनशिप में हैं तब आप उसकी अच्छाइयां क्यों नहीं देख रही हैं? अब आप नया बॉयफ्रेंड आपका बना हुआ है तो आप इस बॉयफ्रेंड की अच्छाइयां देखिए। आपको क्या लगता है कि आप 100% हर आदमी के अंदर अच्छाई होगी? उसके अंदर कुछ कमी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। हो सकता है आपका पहला बॉयफ्रेंड गुड लिसनर हो, लेकिन दूसरा बॉयफ्रेंड केयर अच्छी करता है पर गुड लिसनर नहीं है, और पहला बॉयफ्रेंड जो है केयर अच्छी नहीं करता था, है ना? तो आप कहोगे अरे यार ये भी गुड लिसनर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता सर, डुअलिटी काम करती है हर जगह। पीपल आर ब्लैक एंड वाइट, ना कि ब्लैक और वाइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डुअलिटी। द्वैत बोलते हैं इसको, डुअलिज्म बोलते हैं इसको। हर जगह डुअलिज्म काम करता है। मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, आपका माइंड भी डुअलिज्म में काम कर रहा है पूरे टाइम। तो आप जब साथ में हो तब आप उसके अच्छी क्वालिटीज पे फोकस करो, लेकिन हमें दिखती नहीं है। क्यों? इसका भी बहुत बड़ा तर्क है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टच करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
आप अपनी पत्नी के अच्छी क्वालिटीज नहीं देख पा रहे हो, आपको अपनी पत्नी में बुरी चीजें ही दिख रही हैं, मजा नहीं आ रहा। ऐसा रीजन इस वजह से है क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आपको ये आकांक्षा है, ये अपेक्षा है, ये तृष्णा है आपको कि आप ये होप में हो कि आपको आपकी पत्नी से सुख मिलेगा। जब वो नहीं मिल रहा है तो माइंड कंक्लूजन दे रहा है, निष्कर्ष दे रहा है कि अच्छा इसके अंदर ये नहीं है, इस वजह से मुझे दुखी हूं मैं, इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये लड़की ये मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रही है मानसिक तौर पे, क्योंकि मेरे साथ क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम, दिस इज वाई मैं ये मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रही। इसका रीजन संतुष्टि है, तृप्ति है, इसका रीजन सेटिस्फैक्शन है। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, सो यू आर ब्लेमिंग ऑन अदर्स इन द नेम ऑफ वीकनेस। आप बोल लो उसकी ये वीकनेस है, ये केयर नहीं करता। पुराना वाला बॉयफ्रेंड केयर करता था, ये केयर नहीं करता है। इन द कंपैरिजन ऑफ व्हाट? वो केयर नहीं करता आपकी और वो केयर करता था। आप चाहते क्यों? क्योंकि आपको संतुष्टि चाहिए। तो अल्टीमेटली आप खुश नहीं हो, और जब आदमी खुश नहीं होता है ना, तो वो आदमी पता है क्या करता है? वो आदमी दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करता है। ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग ऐसे बात करते हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, घर वाले ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, वो नहीं है, वहां नहीं है, मेरा पति ये नहीं करता, मेरा बॉयफ्रेंड ये नहीं है, इंडिया में ये कमी है, इंडिया में वो कमी है, यूपी में ये कमी है, बिहार में वो कमी है, यहाँ ये नहीं है, दिल्ली अच्छा है, दिल्ली मुंबई अच्छा है, मुंबई अच्छा दिल्ली अच्छा है, ये वो यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ, कनाडा चले जाओ। यही चल रहा है, फालतू की बात है, क्योंकि आप खुद दुखी हो। आपसे बड़ा दुखी आत्मा इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन आपका मन आपको खाए जा रहा है, क्योंकि आपका मन खुश नहीं है। तो मन क्या करता है? नेक्स्ट बेस्ट थिंग खोजता है कि अब मैंने ये कर लिया, अब मैं कुछ नया करूंगा। भिन्नता खोजता है। जैसे कि अब मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं सपना देखता हूं कि मुझे BMW चाहिए। तो अब माइंड सोच रहा है, माइंड खुद को बेवकूफ बना रहा है। वो ये सोच रहा है कि BMW में ध्यान लगाऊंगा और जिस दिन BMW आ जाएगी लोगों को दिखाऊंगा, उससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, एक माया है। कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी खरीद लो, कुछ नहीं होने वाला। किसी से भी शादी, कैटरीना कैफ से शादी, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी कर लो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, इतनी सुंदर वाइफ घर में बैठी हुई है, लोगों की लार टपक रही है, लेकिन पति बाकी औरतों के साथ व्यस्त है। जबकि अगर आप उसकी पत्नी को देख लोगे, आप सर फोड़ लोगे अपना। इतना भयंकर, मतलब पैर तले जमीन खिसक जाएगी, आपका सर नीचे लड़ जाएगा, खून निकल आएगा। इतनी खतरनाक वाइफ है। दूर से आ रही होती है, भूकंप आ जाता है चारों तरफ, लेकिन पति दूसरे औरतों में भूकंप खोज रहा है। उनको लग रहा है कि तो आदमी इमेजिन करता है, यार ऐसा ही कैसे कर सकता है? इसकी पत्नी तो बहुत सुंदर है, हे भगवान, एंजेलिना जॉली फेल। कैसे क्या करोगे? मन की फितरत ही यही है। मन को संतुष्टि नहीं कराई जा सकती भैया। मन बहुत हरामी चीज है, सही बताऊं आपको तो। लेकिन हां, मन ही आपका मित्र भी है, ये भी समझ लीजिए। ये मत सोचिए कि परम शत्रु, परम मित्र भी है। अगर ये मन खुश हो जाए ना, ये साइलेंट हो जाए मन आपका, ये ऐसी चीज कर सकता है। इसी को हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं। एक बार एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन खुल गया आपका, तो आप कहोगे ये क्या हो रहा है। ऑल्दो इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि पांचों सेंसेस से जो हमारे पास फीड आ रहा है वही हम नहीं झेल पा रहे हैं, तो छठी इंद्री की क्या बात कर रहे हैं। लेकिन लेट्स से कि आपका माइंड बहुत साइलेंट है, तो आपके अंदर इंट्यूशन बढ़ जाती है। बहुत और भी चीजें, आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे। इंट्यूटिव हो जाता है माइंड। आपको क्या होने वाला है आइडिया लग जाता है। कल परसों की बात है अभी। अब थोड़ा बहुत तो मैं इंट्यूटिव हूं, मैं खुद भी मानूंगा, घमंड नहीं लग रहा। 5-6% तो हूं मैं आ रहा था दिल्ली में, यहाँ पे
मैं बाइक से आ रहा, एक क्रीटा वाला आया पीछे से, कोहरे में, घनघोर भयंकर कोहरा, महाभयानक कोहरा। अभी परसों की बात है, आप विश्वास नहीं करेंगे, हे भगवान, ये परसों की नहीं, कल रात की बात है, सॉरी कल रात की बात है, कल रात में आ रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा है वो आदमी, 100 की स्पीड पर वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है। वो मेरे राइट से निकला, ज्यू, मेरी फट गई। मैंने कहा भाई आज तो गए थे, आज गए थे, आज यहीं पे देह छोड़ देता मैं, आज यहीं छोड़ता, जाता 80 साल प्रेत योनि में, फिर मैं वहां वेट कर रहा होता। एनीवे उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट व्हाटएवर, चलो क्रीटा जा रहा था। अब वो क्या हुआ कि सीधा निकला, मेरे राइट से निकला, ज्यू, फिर आगे ट्रक खड़ा था, ट्रक से राइट टक्कर मारा, फिर उसके बाद कट लिया लेफ्ट, फिर एक और ट्रक था उससे कट लिया, मतलब एकदम वो धूम टूक देख के आया था और वो चला रहा था, टक 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 कट लेके निकलते हैं ना लोग, वैसे निकल रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने एक कट लिया और पीछे वाले ट्रक वाले ने भेड़ दिया उसको। और जब ये हो रहा था उसके 10 सेकंड पहले मुझे पता था भिड़ने वाला है, मुझे पता था भिड़ने वाला है। ये हर समय मेरे साथ नहीं होता है, बट मुझे पता था, क्योंकि वो एक आइडिया लग जाता है, आप कोहरे में चला रहे हो, लॉजिकली भी आप देख लेते हो इसको। मेरे को लग रहा था ये भिड़ ना जाए, भिड़ ना जाए, भिड़ ना जाए, और भिड़ा, और पूरा ठा आवाज आया, शीशा फूट गया पूरा, ट्रक रुक गया पीछे। मैं तो रुका ही नहीं, इतनी ठंड थी, मैं रुका ही नहीं। मैंने कहा बेटा ठुके रहो, और भी लोग हैं वो हेल्प कर देंगे। मैं रुका ही नहीं, क्योंकि मुझे इतनी तेज ठंड लग रही थी, मैं आपको सही बताऊं। मैं वहां से निकला, मैं आया वापस घर, और वो इतना भी कोई ठुका नहीं था कि उसको चोटी लग जाए। बट ये दिल्ली में हमेशा रात में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अभी मैं मयूर विहार से आ रहा था, तो ट्रक के अंदर कार घुस गई पीछे की तरफ से, और इतना भयानक घुसी है कि वो पीछे तक आया, जो मलबा था उसका पीछे तक आया ट्रक का, और सीट को भी बेंड कर दिया उसने। जो आगे की जो 2 सीट्स होती है वो बेंड कर दिया, क्योंकि घुस गई ना इतनी तेज, तो ऑब्वियसली अंदर तक जाएगी, तो पीछे ऊपर की जो छत है उड़ते 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 पीछे तक आई, और दोनों सीट्स को बेंड कर दिया उसने। ड्राइवर का मुंह सूजा हुआ, बच गए दोनों, मतलब आप समझ लीजिए, और पूरा मुंह सूजा हुआ, पैर, एम्बुलेंस बुलाया था, घुसी हुई थी, मतलब दिमाग खराब, इतना खतरनाक है। और पता है इसका रीजन क्या है? क्रोध, रेस्टलेसनेस, इसका यही रीजन है। इतना ज्यादा लोग क्रोधित हैं, दारू पी के और आदमी क्रोधित हो जाता है, और दारू पी के वो क्रीटा वाला चला रहा था, खतरनाक। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। एनीवे, 6 प्रकार की सफरिंग होती है, ठीक है, आपको मैंने समझा दिया, दोबारा सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा आज मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को सोना है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।